नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा अड्डा बन गया इस टाइम जंग का। और एक नहीं, कई कई कंट्री उसके अंदर इस समय अपना दांव लगाने को तैयार है, जिसमें ईरान है, भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, अमेरिका है। और अलग अलग किस्म की इक्वेशंस बनाने की बातचीत हो रही है। सीपैक का एक्सटेंशन तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इसके साथ हम बात करेंगे बांग्लादेश में उभरते हुए सिमरिंग क्राइसिस की, और ख़ास तौर से यूनिस सरकार और आर्मी के बीच में जो ठन रही है उसके बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ और घटनाएं भी बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चबहार पोर्ट से तालिबान ने फैसला किया है कि वो अपनी चीज़ों को मंगाएगा। बल्कि ये कहा जाए कि जो अ, पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं, यानी कि गवादर वगैरह या कोई और पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट, उसका मदद नहीं लेगा। और जो भारत के द्वारा कंट्रोल्ड ईरान का चबहार पोर्ट है, जहाँ से सीधी सड़क काबुल और कंधार के लिए है, उसको अब इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान से जो संबंध बिगड़े हुए हैं, हालांकि एक मीटिंग के अंदर वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन दोनों के साथ हाथ पकड़ के खड़े दिखाई दिए हैं। और समझौते की बात है, लेकिन आमिर मुत्तकी भी अपने हिसाब से काम करेंगे। तालिबान दरअसल ईरान के जो चाबहार बंदरगाह है उसके इस्तेमाल के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और जिसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट इंडिया करता है, और इंडिया ही उसको डेवलप कर रहा है। अब तालिबान ने अपने ट्रेड को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, तो वो चाबहार पोर्ट जो ईरान का है उसको वो साथ में लेकर चल रहा है। और भारत के साथ दोस्ती इसलिए उसने की है कि चाबहार पोर्ट के साथ भारत को चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट भी किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण है, ऐसे ही काबुल के और इस्लामाबाद के संबंध भी तनावपूर्ण है। हालांकि चाइना ने कोशिश की है कि इन तनावों को कम कर दिया जाए, लेकिन तालिबान शासन के अंदर ईरान के चाबहार केंद्र पर जो उनका ध्यान है, वो शायद उनके लिए जो खास तौर से जो एक इंटरनेशनल गलियारा है जो वहाँ पर जिसमें कि भारत से ईरान होके और ख़ास तौर से रशियन और सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं उनको कनेक्शन की बात की थी है। तो वहाँ पे ईरान अफ़गानिस्तान को उस गलियारे से कॉरिडोर से जोड़ना चाहता है। भारत को 2021 में तालिबान में लौटने के बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और चबहार को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक टाइम ऐसा माना जा रहा था कि भारत का चबहार पोर्ट के ऊपर जो दांव लगाना बेकार हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद थे वो बड़े हैं, काबुल ने ईरान और भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान और तालिबान अफगान शरणार्थियों के निष्कासन को लेकर भी आमने सामने हैं। हालांकि जो बीजिंग में मीटिंग हुई है उससे उन तलखियों को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थितियां अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में उतरी नजर नहीं आ रही जितना दिखाई दे रहा है। चबहार से अफगानिस्तान की जो निकटता है, भारत जो लाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने का जो प्रयास है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो चबहार जो बंदरगाह है ईरान का, बंदर अब्बास के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न पोर्ट बन के उभरा है, जिसकी गवादर पोर्ट से दूरी देखा जाए तो जो पाकिस्तान का, जिसे चीन ने डेवलप किया है, मुश्किल से 100-150 किलोमीटर की दूरी है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में चबहार पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से जा रही हैं। रशिया के एक थिंक टैंक है वल्दाई क्लब, उनके अनुसार, जो कि जिसका काफ़ी घनिष्ठ संबंध है क्रेमलिन, उनका कहना है कि चाबहार पोर्ट जो है वो अपनी भूमिका को पाकिस्तान से आज़ाद करने का संदेश दे रहा है तालिबान को, कि तालिबान को पाकिस्तानी पोर्ट से कोई चीज़ लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चाबहार पोर्ट से वो सब चीज़ों को लाने ले जाने की बात कर रहे हैं। और INSTC को, जो कि ट्रेड कॉरिडोर है, देखा जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जो कि भारत से ईरान होके सेंट्रल एशिया और रशिया को जाता है, उससे जोड़ना अफगानिस्तान को मेन उद्देश्य है, और ईरान भी उससे उनको जोड़ सकता है। भारत और ईरान के जो अभी मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच में, अभी संडे को जो मीटिंग थी, यानी कि ले दे के मुश्किल 3-4 दिन हुए हैं, उस फोन कॉल के अंदर भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर का मुद्दा उठा था, और उसमें अफगानिस्तान को जोड़ने की बात हुई थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जहाँ पे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के साथ जयशंकर की बातचीत भी हुई थी।
और यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें चेंजेस भी हैं। हालांकि चाइना इसको पलटने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जो भारत और तालिबान के बीच में जो गर्माहट आई है रिश्तों के अंदर, उसमें भारत के विदेश मंत्रालय का एक पूरा ग्रुप था जिसने दौरा भी किया था, और भारत ने अभी 160 ट्रक जो ड्राई फ्रूट्स के थे उनको भी अटारी बॉर्डर से तुरंत अपने साथ अंदर लिया है, उसको इंपोर्ट किया है। और 5,000 से ज़्यादा जो परिवार है शरणार्थियों को, उनको डेली का जो खाना है इस टाइम भारत प्रोवाइड कर रहा है। इससे तालिबान सरकार के ऊपर भारत की जो पुरानी अच्छाइयाँ हैं वो सब निकल कर आ रही हैं, और उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भारत उनका एक परमानेंट और एक अच्छा साथी है जिसको कभी भी बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए था। दूसरी खबर के आते हैं कि यूनुस सरकार ने, बांग्लादेश से खबर है, यूनुस सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ में जो रोहिंग्या कॉरिडोर की जो बात की है, उसकी वजह से बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा एक तबका है जो उसके विरुद्ध में है कि जो ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, उसको लेके आर्मी का कहना है कि हम इससे राजी नहीं है। और आर्मी के जनरल जो उनके सेना प्रमुख है जमान साहब है, वो अभी रशिया के दौरे पर भी थे और रशिया भी इसके खिलाफ नज़र आ रहा है। और इस कॉरिडोर से, इस गलियारे से देखा जाए तो अब बहुत सारे लोग पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का दबाव है, तो यूनुस तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो उसका राइट हैंड पर्सन है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर। तो इस ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर पूरे बांग्लादेश में इस टाइम बवाल मचा हुआ है, और कि ये अमेरिका के दबाव में बांग्लादेश इस गलियारे को बना रहा है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जो है वकार उस जमान जो है, वो यूनुस सरकार को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, कतई भी मंजूर नहीं है। इसके अलावा आनंद फानन में बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे खलीलुर रहमान, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ह्यूमन कॉरिडोर से अपना पल्ला झाड़ दिया कि भैया मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, अब मुझसे आप मत पूछिए, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ। तो कम से कम नहीं तो खलीलुर रहमान का खुद का जो रवैया है इस ह्यूमन कॉरिडोर के जो रोहिंग्यास के लिए बनवाया गया था उसके प्रति जो है अब काफ़ी अलग सा होता चला जा रहा है। बीएनपी भी उसके खिलाफ में है, तो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी उसके खिलाफ है, अवामी लीग भी उसके खिलाफ है, उसके साथ में आर्मी भी उसके खिलाफ है। अब समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली यूनुस किसके सहारे में अमेरिका के दबाव में आके ये पूरा का पूरा पिट्ठू बन के आप ह्यूमन गलियारा बना कैसे बनाएंगे, अगर आपको सेना का सहयोग नहीं है, बीएनपी का सहयोग नहीं, अवामी लीग का सहयोग नहीं, बाकी लोगों का सहयोग नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे अल्टीमेटली। ये समझने वाली बात है यहाँ पर। तो बांग्लादेश की सेना के प्रमुख ने कहा कि ये जो ह्यूमन कॉरिडोर है ये हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जनरल जमान ने कठोर भाषा का उपयोग करते हुए खलीलुर रहमान के प्रस्ताव को खारिज किया कि ये तो कोई ब्लडी कॉरिडोर है, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इससे पहले जमान ने ये भी कहा था कि ये जो ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जा रहा है रोहिंग्यास के लिए, ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा और हमें नुकसान कराएगा, हमें ऐसा गलियारा नहीं चाहिए, और ये बांग्लादेश के अंदर अराजकता पैदा करेगा, इंस्टेबिलिटी पैदा करेगा, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको भी हटाया गया है, 8 महीने के अंदर अंदर उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। ये क्या चल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जो घटनाक्रम इस टाइम जो निकल के आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के अंदर भी ठन गई है, और उनका कहना है कि सत्ता में बने रहने की चालाकी नहीं चलेगी। मोहम्मद यूनुस इज प्रूविंग टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट पर्सन, जो एक के बाद एक उन्होंने इलेक्शन को जो पोस्टपोन किया है, और पोस्टपोन होने के बाद उन्होंने दरअसल लगातार अपने आप को सत्ता में रहने की नई नई चाबियां निकाल ली हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो उससे, यूनुस से बहुत खुश हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूनुस अपना परमानेंट बंदोबस्त कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के सुनने में खबर आई है कि अभी की कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने मोहम्मद यूनुस को बोल दिया है कि भाई आप जो है जल्दी चुनाव कराओ, और मिलिट्री के मामलों में आप अपना इंटरफेरेंस ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ में रेखाइन जो कॉरिडोर है, ह्यूमन कॉरिडोर है, वो आप नहीं बना सकते हैं, वो हम आपको इसका अप्रूवल नहीं देते हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। और जनरल वकार ने कहा कि इस सरकार को इस साल दिसंबर तक चुनाव करवाने होंगे, जबकि वो टाल के जून की बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अब आर्मी के अंदर वहाँ पर और ख़ास तौर से यूनुस के बीच में बातचीत अब कुछ आगे बढ़ चुकी है, यानी कि आपस में शायद उनकी तलखियाँ बढ़ चुकी हैं, और
इस समय आर्मी जनरल रूस का दौरा करके आए और उनको वहाँ से क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मिली है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जो है इस टाइम चीन, रूस और अमेरिका का एक कबड्डी का मैदान बन गया है और वो अपने हिसाब से अपने फेवर वाली सरकार वहाँ पर रखना चाहते हैं। भारत का क्या रोल है इसमें? भारत का तो कोई भी रोल नहीं, भारत तो सिर्फ देख रहा है कि भी अल्टीमेटली यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए यूनुस वहाँ पे रेखाइन ह्यूमन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और जनरल वकार ने इसको ब्लडी कॉरिडोर कहा है या ब्लड कॉरिडोर कहा है। ये तो बिल्कुल और बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे यूनुस ने सेना प्रमुख को उनके पद से हटाने की बात की थी कि जो आर्मी चीफ है उसी को हटा दिया जाए, लेकिन वो तो हटे नहीं, लेकिन यूनुस को ज़रूर हटाया जा सकता है। और हो सकता है कि वहाँ पर भी एक कू हो जाए और आर्मी चीफ जो हैं वो यूनुस को हटा के साइड में फेंक दें और फिर से एक तख्ता पलट हो जाए। इस किस्म की संभावना से बांग्लादेश में इस समय इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट हो जाए और आर्मी वहाँ पर टेक ओवर कर ले और यूनुस साहब जेल चले जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तेज़ी से बांग्लादेश में इंटरनेशनल शक्तियों का खेल चल रहा है उसको देखते हुए कोई भी चीज़ वहाँ पर सर्टेन नज़र नहीं आती है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।